निकाल के बहुत बहुत शुक्रिया। मैं कुछ खुसूसी और इम्पोर्टेंट इश्यूज़ को आपके सहारे से लेके तमाम आवाम तेलंगाना की आवाम के लिए कुछ इश्यूज़ को एनलाइटन करना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में बीआरएस पार्टी किस तरीके से, किस लिहाज से मुसलमान को धोखा देके आई है, कितना मुसलसल धोखा दिए, और हर चीज़ एविडेंस के साथ में मैं दिखाता हूँ। आपसे भी गुजारिश है कि मैं जो एविडेंस दिया उसको आप डिटेल में तहकीक करके आप टेलीकास्ट कीजिए या पब्लिक के बीच में ले जाइए। कोई भी चीज़ बिना सबूत के, बिना बेबुनियाद चीज़ में बात नहीं करता, कभी किया नहीं, कभी करता भी नहीं। तो हर चीज़ जो पेपर में कवरेज हुई वो टाइम पे उसके सहारे से ही आपको मैं बताऊंगा। झूठे वादे मुसलमान को जिस तरीके से धोखे दिए, सबसे पहले 12% रिजर्वेशन 9 नवंबर 2017 में किया गया वादा, असेंबली के डयास से बोले, असेंबली के प्लेटफॉर्म से बोले कि हम 12% मुस्लिम रिजर्वेशन देंगे और चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी से भी लड़ना पड़े तो भी लड़ूंगा और इसको मैं लाऊंगा बोल के बोले। ना वो लड़े, ना लाए, ना इसकी पहल भी किए, ना कभी जाके वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से इस सिलसिले में मिले। ये सबसे बड़ा धोखा मुसलमानों को दिए। जो पिछले 4% रिजर्वेशन जो मुस्लिम को राशिदी के पीरियड में दिए, वही मुसलसिल वही रिजर्वेशन मुस्लिम के लिए चल रहा है। उसके सहारे तमाम अपने भाई बहन तकरीबन लोग मेडिकल में, इंजीनियरिंग में सीट हासिल कर रहे हैं। वही 4% रिजर्वेशन जो कांग्रेस दिया उस पर ही अब जो रिजर्वेशन चल रहा है मुस्लिम के लिए वही है। इनका 12% रिजर्वेशन आया नहीं, ना गया, ना कुछ हुआ। 12% और 4% में 1% इजाफा भी नहीं किए। 12 तो दूर की बात है। ये भी मेरे मुसलमान भाई बहन इसको खुसूसी इस पे सोचना चाहिए। और सबसे बड़ी गहरी साजिश के तहत जो नुकसान मुसलमानों को पहुंचा है वो 8 मस्जिदें शहीद किए, बुलडोजर चलाए उस पर। और इसके लिए भी आपको मैं प्रॉपर पेपर के साथ, न्यूज़पेपर में जो आया उसके साथ दिखा रहा हूँ। आप देख लीजिए कि किस तरीके से मुसलमानों के मस्जिदों पे बुलडोजर चलाए। केसीआर की गवर्नमेंट सिर्फ बुलडोजर एक्सपर्ट गवर्नमेंट थी और वो बुलडोजर सिर्फ मुसलमानों के इबादत गाह पे ही चलते थे। चाहे वो सिरडेट की मस्जिद, और सिरडेट की मस्जिद में बुलडोजर तो छोड़ो, बुलडोजर चले बाद में विजिट करने के वास्ते भी मौका नहीं दिए। कितनी आलिशान मस्जिद थी, उसको लाके छोटी सी मस्जिद बना दिए। उसमें हम हुकूमत में आए बाद में उल्टा एक्स्ट्रा वजू खाना बनाया, उसको उल्टा एक्स्ट्रा शेड डाल के दिए। हम हमारे पर्सनल फंड से दिए, सो है वो भी कुछ अपने लोगों को रिक्वेस्ट किया तो लोग खुद आगे आके वो मस्जिद को एक्सटेंशन, मस्जिद में जो पानी की जो किल्लत थी, जो वजू खाने की किल्लत थी, वो बना के दिए। तो इतनी बड़ी मस्जिद छोटी सी मस्जिद बना के वो भी सिरडेट के बाहर, हुदूद के बाहर रख दिए। पहले थी मस्जिद हुदूद के, सिरडेट के अंदर थी मस्जिद, उसको बाहर लाके कर दिए। ये केसीआर का सबसे बड़ा कारनामा है। वही वजह है, यही 8 मस्जिद की जिम्मेदारी की जो हरकत की है उन्होंने, जो गलत काम किए, अल्लाह की मार पड़ी, उन्होंने अपने कुर्सी से हाथ धोना पड़ा। अगर वो ये नुकसान नहीं करते तो शायद कुछ और अंजाम होता था। ये नुकसान करे, जितने 8 मस्जिद किए, 8 कुछ थे, उनकी कभी सियासत में सीएम नहीं बन सकते। और एक बोलते हुए तकलीफ हो रही, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ जिनके घर में ये हादसा हुआ उनके दिल पे क्या बीती होंगी। नौजवान बच्चे आले एनकाउंटर में जिस तरीके से हथकड़ी में थे, कहीं जा नहीं सकते थे, हिल नहीं सकते थे, उनका एनकाउंटर कराया गया। ये बच्चों को अभी तक इंसाफ नहीं मिला। और मैं ये इस हुकूमत में मैं डेफिनेटली सीएम साहब को रिप्रेजेंटेशन दूंगा, इस पर डिटेल इंक्वायरी कराऊंगा। वो टाइम पे जो जिम्मेदार थे पॉलिटिशियंस, उनके ऊपर एक्शन लेने के लिए मैं सीएम साहब को इसका मुताबिला करूंगा। डेफिनेटली ये लोग को जस्टिस होना है, जस्टिस करवाएंगे। और इस जस्टिस के लिए मैं चाहता हूँ कि तेलंगाना का हर नौजवान बच्चा, हर मुसलमान इसमें मेरा साथ दे। इसमें ये लोग को अपन इंसाफ दिलाने की जिम्मेदारी है। और एक सबसे बड़ी बात, ये बोले कि इस्लामिक सेंटर बनाऊंगा, ये बनाऊंगा, वो बनाऊंगा। वो अपने जाती मफाद के लिए क्या क्या बना लिया आपको सबको मालूम है। मैं कोई किसी के कम्युनिटी के बारे में बोल नहीं सकता, पर मेरे कम्युनिटी में जो नाइंसाफी हुई, इस्लामिक सेंटर को 42 करोड़ सैंक्शन करके बनाता हूँ बोल के बोले। ये भी असेंबली में ही बोले। ये जितने भी झूठ बोलते पूरे असेंबली में ही बोलते, ये कहीं यहाँ वहां नहीं बोलते, असेंबली में झूठ बोलते। दूसरे दिन पेपर में आता, उसका आज तक पेपर पे ही रहा, वहां पे भी जाके देखो ना, उसका कोई पुरसाने हाल भी नहीं है। और ये चीज जो हमारी अपनी मिल्कियत है, जो हर मुसलमान का हक है, वो है वक्फ की जमीन। हमारे बड़े बुजुर्ग जो वक्फ किए, उसकी जायदाद के कैसे धज्जियां उड़ाए केसीआर गवर्नमेंट, ये एक ही सबूत आपके सामने है। जब वो 2014 में वक्फ जब सीएम बने, जब 77,538 एकड़ जमीन थी, जब वो कुर्सी से हटे 57,426 जमीन गायब हो गई वक्फ के रिकॉर्ड से। ये भी आपको प्रॉपर एविडेंस के साथ में मैं दे रहा हूँ। इसका डिटेल स्टेप पे भी डिटेल इंक्वायरी करवाते। और जो नाजायज पे वक्फ की जमीन पे कब्जे पे जो काबिज है, उनको सबको वहां से निकाल कर वो जमीन वापस लेके जो मुसलमान का हक है, जो बराबर जिसको जाना है उसको जाएगा। क्योंकि दरगाह हुसैन शाह वली की जो केस था, वो केस में एफिडेविट था सुप्रीम कोर्ट में केसीआर कि ये जमीन वक्फ की न होती, रेवेन्यू लैंड है बोल के। इतने तो धोखेबाजी मुसलमान के साथ केसीआर की है।
आपको बहुत जल्द वो जो डॉक्यूमेंट जो डाले काउंटर डाले, और काउंटर कापी भी मैं अपने सबके बीच में लगाता हूँ कि कैसे वो वक्फ की जमीन नहीं होती, गवर्नमेंट की जमीन है। सेम उसी तरह उनके फर्जन KTR हाल ही में शेखपेट में जो कब्रस्तान दिया गया वक्फ डिजिट के हिसाब से, वो वक्फ की जमीन है, डिफेंस की जमीन है बोलते। उनके वालिद साहब बोलते दरगाह की जमीन वक्फ की नहीं है, रेवेन्यू की है बोलते। बहरहाल ये लोग बाप बेटे हमेशा वक्फ की जायदाद के खिलाफ ही थे। वक्फ की जायदाद कभी भी मुसलमान को उनका जो हक है उनको मिलने नहीं दे रहे, उनको हमेशा महरूम रख रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपसे बोल के खुशी से बोल सकता हूँ कि जो KTR ने जो बोला कि शेखपेट में जो कब्रस्तान की जगह है डिफेंस की है, 2 दिन पहले डिफेंस, रेवेन्यू, वक्फ बोर्ड तीनों मिलकर ज्वाइंट सर्वे किए। शायद वीडियोस भी आपके पास आए होंगे, और वहां पे जाके देखिए, कब्जा भी सब सर्वे हो गया, लैंड हैंड ओवर हो गया, बोर्ड भी लगा दिए। वहां पे मस्जिद है, मस्जिद के साथ में ग्रेवयार्ड है बोल के प्रॉपर बोर्ड भी लगा दिए। वो लोग, मैं चाहता हूँ कि आप लोग पर्सनली जाए, विजिट करिए, जाके उसका वीडियो लाके वो जो बेवकूफ जो बोले कि डिफेंस की जमीन है उनको बताइए। और उनके पीछे जो उनके जो अपने भाई उनके पीछे जो घूम रहे हैं, उनको भी मेरा एक मशवरा है कि आप मशवरे अच्छे दो, पर वक्त की जमीन को गवर्नमेंट के हवाले करने में आप अपना साथ मत दो उनको। ये अपनी मिल्कियत है, अपने साथ ही रहना है, अपने आने वाले जनरेशन के लिए हो रहना है। अरे भाई साहब, आप सोच लो, सिटी में जमीन की किल्लत इतनी हो गई, अगर वक्त की जमीन नहीं बचा लिया, कब्रिस्तान नहीं बचा लिया, तो कहां पे दफनाते आप लोग? सोचना चाहिए। मैं जानता हूं, मेरे वक्फ बोर्ड चेयरमैन जानते हैं, हमारी तमाम कांग्रेस पार्टी जानती है कि हम इसको हासिल करके वक्फ की जमीन को कब्रिस्तान दिलाने के लिए शेखपेट वालों के लिए कितनी कोशिश की है, कितने उस पर जुस्तजू लगा के दिए। और तुम्हारा जो पार्टी का BRS का लीडर है, उन्हें सीधा सीधा आके बोल देता कि वक्फ की नहीं है, डिफेंस की है। जबकि डिफेंस वाला भी नहीं बोला कि मेरी है बोल के, वो बोला कि ज्वाइंट सर्वे करके जिसकी आना है वो लेंगे। और उससे पहले ये एडवांस होके वहां देखे क्या हुआ, गए तो डंडे मारे। ऐसे मसले पने के बातें कर रहे KTR, ऐसे बेवकूफ बातें मत करो आप मुसलमान को ग्रांटेड मत लीजिए। मुसलमान बहुत ही संजीदगी से सोचते, अपना जो भी पॉलिटिकल डिसीजन रहता या कम्युनिटी डिसीजन रहता बहुत ही सोच समझ के लेता, आपके बैठावे के बातों में नहीं आते। जिस तरीके से आपने जो मजाक उड़ाया शेखपेट का, उसका ही जवाब है। वहां पे जाके देखो, जो जमीन दिए थे वहां पे बोर्ड लगा हुआ है, जमीन अपने हवाले हुई है। इंशाल्लाह बहुत जल्द वहां पे अगर कुछ भी तकसीमात भी है तो वहां पे वो शुरू हो जाएंगे। तो तभी भी याद रखो, आप लोग जर्नलिस्ट वालों से ही बोलता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन करना, उनको भी क्वेश्चन करना, जो बुला के चाय पिला के जो सवाल करना है वो सवाल नहीं करे, जो नए सवाल करना है वो सवाल कर रहे। बहुत शर्म की बात है। और एक बात, दरगाह जहांगीर पीर उधर बोले कि मैं आपको वहां पे 50 करोड़ से डेवलप करता हूं। कोई पूछे थे उनको कितने करोड़ से डेवलप करते, बोलते क्यों जाके मजाक उड़ा रहे जाके 50 करोड़ से डेवलप करता हूं बोल के, 50 रुपए भी नहीं लगाए वहां पे, और जाके खुद चादर चढ़ाए। ये भी मैं पेपर आपको दे रहा हूँ, उस दिन डेट के साथ बोल रहा हूँ, 10 नवंबर 2017 को दरगाह जहांगीर पीर पे जाके खुद चादर चढ़ाए। जहां की जमीन वही है, जहां का डेट वही है, जहां का दरवाजा वही है, ना 1 रुपया लगाए ना किए। इसके साथ में बोले अजमेर में रुबात बनाता हूं, यहाँ पे धोखा दिए, वहां पे धोखा दिए। लफ्ज है, तुम धोखेबाज हो, धोखा ही देना तुम्हारी फितरतन है। और मुसलमान भाइयों समझ जाओ, अगर तुम इस धोखेबाजों के चाल में आओगे तो नुकसान अपना ही होगा। हम 2 साल में आए, 2 साल भी नहीं हुए, जो मेरे कोशिश में थे, जो मेरे पार्टी से सब लीडर कोशिश किए, बोराबंडा में कब्रिस्तान का रिप्रेजेंटेशन दिए रेवेन्यू मिनिस्टर से, उनसे इमीडिएट इलेक्शन के बाद में देते बोल के। शेखपेट तो आपके सामने वाकया बताया कि कब्रिस्तान दे दिए। एर्रागड्डा में जो मुसलसिल जमाने से जो इश्यू चल रहा था कब्रिस्तान का, आप जाके देखिए, वो भी रास्ता खुल गया। वहां पे भी लोगों इतना खुश है कि वो भी इश्यू आपको रिजॉल्व करके दिए। तो इतने इश्यूज को इतने शॉर्ट टाइम में ये गवर्नमेंट, ये हुकूमत, ये रेवंत रेड्डी साहब की तवज्जो थी, उनका साथ था कि ये इश्यूज मैं रिजॉल्व कर सका। मेरे पार्टी वाले इसको रिजॉल्व करने में मेरा साथ दिए। मेरे वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहने दो, अजरुद्दीन साहब रहने दो, शबीर अली साहब रहने दो, उबैदुल्ला कोतवाल रहने दो, या ताहिर बिन हमदान रहने दो, खुसरो पाशा बियाबानी रहने दो, तमाम MA फ़हीम रहने दो, तमाम मुसलमान कायदीन जो चेयरमैन जो ओहदे पे है, सब मिलके एकजुट होके ये हासिल किए। ये मेरी एक की कोशिश नहीं, पूरे मिलके इकट्ठा होके एकजुट होके ये हासिल किए। अपने लोगों का इसमें जो उनका जो जाना था बराबर, उनकी जो रिक्वायरमेंट थी उसको एड्रेस किए। अल्हम्दुलिल्लाह उनके हवाले किया गया। और एक बात मैं बोलता हूँ आपको, ऐसे कारनामे इनके गिनते गए तो बहुत लंबे चौड़े रहते हैं। अब इन्होंने बोले कि 40,000 मुसलमान फैमिली को 1 लाख लोन देता हूँ बोले। ये भी आपके सामने है, 8 अगस्त 2023 में ये बात आई उनकी। ये इसमें कितने लोगों को दिए पैसे? दूसरे बंधु दे दिए, दलित बंधु बोलते दिए, ये बोलते दिए, पूरे हमारे भाइयों को दे रहे बोलते उनको भी धोखा दिए। बस हुजूराबाद इलेक्शन में दिए, बाद में उनको भी छोड़ दिए। ये यहाँ पे बोले, यहाँ पे छोड़ दिए। अब जुबलीज में आके मैं मुसलमान के लिए ये सोचता हूँ, वो सोचता हूँ। अरे भाई साहब, मुसलमान को कभी आप खरीद लिए क्या? कोई भी इफ्तार दावत में आप कभी आए क्या? इतने हाजियां जाते, कोई हाजी पे रवाना करने का फ्लाइट ऑफ के लिए आए क्या? आपके वालिद साहब एक बार आए, बाद में क्या महसूस हुआ पता नहीं। मुसलमान तो पड़े हुए रहते, बोलते क्या सुनते नहीं मालूम। दोबारा कभी हज हाउस की तरफ मुंह उठा के देखे नहीं, ना उनके फर्जन देखे। अब बोल रहे कि मुसलमान क्यों बोल रहे मुसलमान? जुबली सिलेक्शन है, उसके बाद में क्या करते हैं, मुसलमान को छोड़ देते हैं।
ये आपकी फितरत है। और मुसलमान बहुत समझदार है, संजीदगी से सोचता, आपका साथ इस टाइम नहीं देता। क्योंकि 19 साल से एक छोटी सी चीज मैं बताता हूँ आपको, मस्जिद तौहीद जो बड़ा मस्जिद है, बड़े बहुत तादाद में लोग नमाज पढ़ने आते हैं, नमाज पढ़ते पढ़ते लोगों को गाड़ियां रोड पे आ जा रहे हैं, लोग नमाज पढ़ते पढ़ते बाहर आ रहे, उतना पब्लिक रहता वहां पे। 19 साल से छोटी दीवार बना लेते, थोड़ा वो लोग अपने पार्टी को डेवलप कर लेते, बोले तो 19 साल से किए, 10 साल में आप हुकूमत पे थे, छोटा सा उनको कोऑर्डिनेशन करके आप हेल्प नहीं किए। अल्हम्दुलिल्लाह यही रेवंत रेड्डी साहब, यही हुकूमत, यही यहाँ के सीएम, यही अजहरुद्दीन साहब और साथ दिए। 2 दिन पहले वहां पे दीवार का काम शुरू हो गया, सब कुछ जो जो पूछे थे वहां पे हाई टेंशन वाली शिफ्टिंग के लिए पूछे, वो चेंज हुआ, जगह खुली, लोगों को आसानी हो रही। ऐसे काम करो आप, करके वोट पूछो। लेकिन मुसलमान को धोखा देना, मुसलमान को इजी लेना और ये चीजों को बस उनसे महरूम रखना, मुसलमान को धोखा देना, मुसलमान को इजी लेना और ये चीजों को बस उनसे महरूम रखना, ये चीज छोड़ दो। ठीक है, आप कोई मुसलमान तरक्की कर रहा तो आपको बर्दाश्त नहीं होता, सुबह शाम उठे बैठे मेरे बारे में मीडिया में बात कर रहे हैं आप। क्यों? तकलीफ क्या है कि मुसलमान जो बच्चा जो हुकूमत के साथ कोऑर्डिनेशन करके अपने लोगों का कुछ फायदा कर रहा है, वो आपको डाइजेस्ट नहीं हो रहा, आपको बर्दाश्त नहीं हो रहा। तो आप जहां मिले वहां मिले, मौका मिले तो आप मुझे गाली दे रहे। आप गाली देने से मुझे कुछ होने वाला नहीं है, उल्टा मैं और इसको और इंस्पिरेशन लेकर और मेहनत करूंगा और अपने लोगों के लिए काम करूंगा। और एक बात बोले कि पहाड़ी शरीफ में IT पार्क बनाता हूँ 50 सेक्टर पे। IT पार्क तो छोड़ो, वहां पे कुछ IT वाला कुछ लफ्ज ही नहीं है, क्योंकि जितना भी मौका था आप जहां पे आपके जमीन थे वहीं पे बना लिए, जहां पे आप पहले से जमीन लेते रखे थे वहीं पे डेवलप कर लिए। क्योंकि आप मुसलमान अल्लाह तरक्की कर लिया, मुसलमान को IT पार्क बनने से जो रेवेन्यू आता, रेवेन्यू आए तो हमारे भाई बहनों को पढ़ने में आसानी होती, उसके फंड से उनको तालीम के लिए, स्कॉलरशिप के लिए आसानी होती, वो आपको पसंद नहीं आया, इसलिए आप नहीं किए। एयरपोर्ट से पहाड़ी शरीफ सबसे करीबी प्लेस बोलता पहाड़ी शरीफ एयरपोर्ट से, जितना राय दूर आते हैं उतने 4 टाइम तो पहाड़ी शरीफ जाके आ सकते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में क्लियरली हाई रेज जोन में आप एक छोटी सी बिल्डिंग भी नहीं बनाए। वजह क्या थी कि मुसलमान इंप्रूव नहीं होना, मुसलमान तरक्की नहीं करना, आपका एक ही एजेंडा है, मुसलमान डेवलप नहीं होना। अगर मैं गलत बोल रहा हूं तो आप मुझे बोलिए क्या वजह थी नहीं बनाए आप। एयरपोर्ट से क्लोजेस्ट डिस्टेंस में कोई भी इंसान जब आप बोले IT पार्क बनाते क्यों नहीं बनाए, आपको पूछे थे मुसलमान आके वहां पे IT पार्क बनाओ बोलते, आप बोलते भटकाते, बस धोखा देते, ये आपका अब ये रेगुलरली बना लिए। और एक बात बोले मेरे मुसलमान नौजवान भाइयों को बेरोजगार भत्ता देता हूं बोल के, ये 2018 में आप बोले कैबिनेट में डिसीजन लिए बोल के, 2018 अक्टूबर 18 को कि मैं 3016 रुपए में मुसलमानों को, नौजवान बच्चों को भत्ता देते बोल के, क्यों नहीं दिए? तो मतलब मुसलमान बस यहाँ वहां तंगी की हालत में नहीं देना, उसका जो हक है, उसका जो इक्वालिटी राइट है गवर्नमेंट में, उसको जो शेयर आना है वो शेयर भी आप नहीं दिए, वो भी धोखा दिया आप। और सबसे बड़ा तो उनके बेटे बोले वो टाइम के म्युनिसिपल मिनिस्टर, बल्दिया मिनिस्टर बोले कि मैं 540 करोड़ लगा के मूसी पे 14 ब्रिजेस बनाता हूँ बोल के बोले, ये भी आपको पेपर में दिखा रहा हूँ। 14 ब्रिजेस बनाता हूँ बोले, की तरह बनाते तो कितना ट्रांसपोर्टेशन ईजी रहता था, कितने मेरे भाइयों को यहाँ पे जॉब करना आसानी रहता था, मेरे बहनों को कॉलेज में आना आसानी रहता था, वो भी नहीं किया आप। हम परसों फाउंडेशन डाले मीरारम टैंक के ऊपर, आप देखो यहाँ से बराबर 2 साल में आपको इतना बेहतरीन ब्रिज बनेगा, लंदन के मुकाबले का ब्रिज बनेगा। वो बने बाद में वहां पे वोट पूछने आते हो और आप क्या करें, धोखा दिए, ये ब्रिज बनाता हूँ वो ब्रिज आप पूरा जितना भी डेवलप करना है अपने एरिया में डेवलप कर लिए, आपके लोग जहां रहते हैं वहां डेवलप कर लिए, आपका जहां पे रहता वहां डेवलप कर लिए, पर मूसी में 1 रुपए का भी खर्चा करके आप ब्रिज नहीं बनाए। और एक बात सबसे गहरी बात है कि दारुशफा, खिलवत, चार मीनार के पास आप बोले पार्किंग कॉम्प्लेक्सेस बनाता हूँ बोल के, वो भी आप, वो भी आपका झूठ। ऐसे झूठ बोलते गए तो आप इतने झूठ है आपको, आप खाली झूठ की बुनियाद पे ही अपनी इमारत खड़ा कर लिए थे, पब्लिक उसको समझ गई, इसलिए आपको घर में बिठा दिया। अब मैं ये सब क्यों बोलना पड़ रहा बोलते, तो जुबली हिल्स में आके आप जो हिसाब से बोल रहे, जो हिसाब से मुसलमानों को धोखा दे रहे, जो हिसाब से आप मुसलमानों को नुकसान कर रहे, जो हिसाब से उनका जो हक मिलना है हक मिलने नहीं दे रहे, जिस हिसाब से उनके जमीनात को आप डिफेंस के जमीनात बोल रहे, जिस हिसाब से मुसलमान को आप जो देना है बोरा बंडा में वो जमीन देने नहीं दे रहे आप, तो आपका एक ही उसूल है कि झूठ बोलो, मुसलमान को गुमराह करो, मुसलमान के वोट ले लो, बस अपनी नया चला लो। KTR साहब ये आपके लिए ठीक नहीं है, मैं बता रहा हूँ, आप वोट मान लो पर मुसलमान को इस्तेमाल मत करो। आप वोट पूछो, काम बताओ, किस बुनियाद पे वोट पूछ रहे। 2 बेवा औरतों को आप गाड़ी में ठहरा लेते, सरदार भाई मरहूम की अहलिया को बाजू में ठहरा लेते, इस तरह मांगंटी डोपी के वाइफ को ठहरा लेते, उनके चेहरे पे वोट मान रहे। अगर आप सही काम करते, अगर आप तरक्की करते, अगर आप मुसलमान का भला करते तो आपके चेहरे पे आप वोट मानना था। अगर आपको जो भी 50-60 हजार वोट जो भी आएंगे, ये दोनों औरतों की वजह से जो मेरे बहनें हैं उनकी सूरत से ही वोट आना, आपकी सूरत से तो वो वोट भी नहीं आता। इसलिए आप ये दोनों को हर रैली में इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर आपको शिद्दत है, आपको क्लैरिटी है, वो लोग को पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन देना है तो MLC अनाउंस करना, MLC अनाउंस देके आप करना था। आप जब आपकी सगी बहन ही आप पे इतना बड़ा इल्जाम लगाई,
जब सजी बहनी आपकी नहीं हुई तो बाहर वाले क्या होते केटिया साहब आपके? जब अपना ही आपने छोड़ दिया क्योंकि आपकी आदतें सही नहीं है, आपकी सोच सही नहीं है, आपके इरादे सही नहीं है, तो आपकी जब सजी बहन आपका हाथ छोड़ दी और सजी बहन को आप लाके रोड पे छोड़ दिए तो कौन साथ देता आपका? तो ये धोखेबाजी बातें, ये 420 बातें छोड़ दो। मुसलमान को गुमराह मत करो। मुसलमान के वक्फ की जमीन को जिस हिसाब से दरगाह हुसैन शाह वाली दरगाह को जैसा रेवेन्यू लैंड बोल के काउंटर डाल के मुसलमानों का सबसे बड़ा इस सेंचुरी का सबसे बड़ा नुकसान किया तो केसीआर किए कि वक्फ की इतनी बड़ी मिल्कियत को ले जाके रेवेन्यू लैंड बोल के मुसलमानों का केस हरा के आप जो नुकसान मुसलमान का करे, सेम वही लैंग्वेज में उनके बेटे बोलते थे शेख पेट की जमीन डिफेंस की जमीन है बोलते, जबकि डिफेंस वाला खुद ने बोला कि जमीन मेरी है बोलते। डिफेंस वाला बोला हम ज्वाइंट सर्वे करके जिसकी जमीन लेते बोलते, किस हक पे किस बुनियाद पे केटीआर ने बोला कि यह जमीन डिफेंस की है? ये बात बीआरएस के पार्टी के लीडर, बीआरएस के पार्टी का कैडर, जो भी मुसलमान भाई उनके साथ में घूम रहा है, घूमिए सियासी, आप जिसके साथ सियासत करना करिए, पर जो अपना हक है, मैं भी हमारे पार्टी में अपने हक के लिए बात करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप भी अपनी पार्टी में अपने हक के लिए बराबर सवाल करिए। तो आने वाले इलेक्शन 11 नवंबर को नवीन यादव जो बहुत ही सेकुलर, बहुत ही सीधा, इतने बड़े सोशल एक्टिविटीज काम करता है, इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम करता है, मुसलमानों के बीच में रहता है, मुसलमान हिंदुओं को दो आंख समझते चलते हैं, ऐसे नवीन यादव को जिताएंगे तो जो तरक्की जो मेरे से जो हुआ, जो मेरे पार्टी से जो हुआ, उसको और बेहतरीन करने में मुझे इजाफा मिलेगा, मुझे स्ट्रेंथ मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो मैं अपील करता हूं तमाम मुसलमान भाई बहनों से, पर्दानशीन बहनों से कि आप नवीन यादव के लिए अपना वोट डालिए और वोट आप भारी स्ट्रेंथ में आके डालिए, क्योंकि अपनी वोट पोलिंग बहुत ही कम होती है। अपनी वोट पोलिंग कम होने से ही ये लोग केटीआर जैसे लोग हमको इजी लेते, गुमराह करते रहते। तो आप निकलिए, वोट डालिए। अरे मैं ऐसे पार्टी में काम करता हूँ, मेरा लीडर ऐसे, मैं इसलिए मानता हूँ, राहुल गांधी अपने इसलिए मानता हूँ कि राहुल गांधी एक ऐसा लीडर है जो हमेशा मुसलसिल नरेंद्र मोदी से लड़ते रहा, लड़ते रहेगा, कहीं पे भी कॉम्प्रोमाइज नहीं हुआ। कितने भी हार का सामना पड़ा पर वो अपनी जिद, अपनी लड़ाई, अरे किससे लड़ रहा हूँ, उन्होंने चाहे तो आराम से रह सकते हैं ना उन्होंने, क्योंकि अपन सुख के लिए उनकी लड़ाई चल रही है, ऐसे लीडर। और एक बात मैं बोलता हूँ, आप भी थोड़ा इसमें स्टडी करिए कि फिलिस्तीन के मामले में, फिलिस्तीन एक मुसलमान के सेंटिमेंट है। फिलिस्तीन के मामले में ओनली गांधी परिवार जो बोल्डली ट्वीट करते हैं खिलाफ इजराइल के, आप जाके उठा के देख लीजिए आप कौन सी पार्टी का लीडर फिलिस्तीन के फेवर में मैसेज करता है, देखो आप। यही प्रियंका गांधी है, यही सोनिया गांधी जी है जो फिलिस्तीन के मुसलमान भाइयों के साथ में खड़ी रह के जुट के उनका सपोर्ट करते हुए ट्वीट किए। ऐसी पार्टी में मैं मेंबर रहना और ऐसी पार्टी में काम करना मैं अपने आप को बहुत फख्र महसूस करता हूँ। यही मेरे कायद रेवंत रेड्डी साहब है जो मुसलसिल 2009 से जब से वो कोडंगल में जीते, हर साल 5 लोग को हज भेजते, 5 लोग को उम्रा भेजते। आप बताओ कौन से, मैं तो बोल सकता हूँ कि मुसलमान एमएलए रहे के भी ये स्कीम नहीं है जहां कोडंगल में 2009 से चले आ रही है। और वो भी जैसा करते हैं, उन्होंने ड्रा सिस्टम निकालते, हर मंडल से एक को भेजते, तो उनके पास 5 मंडल है, 5 मंडल से 5 लोग को हज को, 5 लोग को उम्रा को हर साल भेजते, 2009 से भेजते, आज सीएम है, आज भी भेजते वो। अरे परसों छोटा उनके पास इंसिडेंट हुआ, छोटा छिल्ले का इशू हुआ, तो वो खुद पर्सनली फील्ड पे जाके विजिट किए, क्या इशू हुआ, कब्रिस्तान की वॉल गिराया, छिल्ला हटा, क्या हुआ, उन्होंने खुद इंस्पेक्टर के जाके वहां पे ऑफिसर्स को बुला के, इंस्टा देते, कमिटीज को बुला के, एश्योरेंस देते, कॉन्फिडेंस देते, बात करके उन्होंने वहां पे काम शुरू करा है। आप बताओ यहाँ के डेट में कारपेटर नहीं जाता? बताओ इतनी बड़ी सिलेक्टेड मस्जिद शहीद हुई, उस टाइम के होम मिनिस्टर के महमूद अली साहब विजिट किए वहां पे साइड पे, उनको इजाजत थी साइड पे जाने का? अरे जब मोइनाबाद में एक बेवकूफ, एक घटिया इंसान मस्जिद को धक्का पहुंचाया, मालूम है, 1 घंटे में मैं साइड पे गया। मैं तो छोड़ो, मेरे साथ में माइनॉरिटी उस टाइम के तफसीर इकबाल साहब, उन्होंने खुद फील्ड पे आए। आप बताइए कभी कोई ऐसा बीआरएस लीडर गया तो इस फील्ड पे? सिर्फ नुकसान करना मुसलमान का। मैं बोल रहा हूँ, आप जाइए बोराबंडा में पूछिए, एर्रागड्डा में पूछिए, रहमत नगर में पूछिए, कहीं भी पूछिए, मुसलमानों को किसी उनकी आवाज सुनाने के लिए कोई सुन रही है पार्टी, वो कांग्रेस पार्टी उनकी बात सुन रही है। और हमारे अजहरुद्दीन जो माइनॉरिटी अक़लियतों के मिनिस्टर है, ऐसे अच्छे इंसान है कि हर एक को बहुत ही प्यार से मिलते और हर बात उन्हें सीएम को पहुंचाने से होती है। सीएम के उतना राब्ता है। महमूद अली साहब आदमी बहुत अच्छे हैं, पर वो भी मजबूर थे क्योंकि उनको केसीआर टाइम ही नहीं देता था, वो केटीआर टाइम ही नहीं देता था। उन्होंने बस होम मिनिस्टर बनाए, टोपी पहनाए, लाठी ले लिए, रेवेन्यू मिनिस्टर बनाए, कुर्सी पे बिठाए, पेन ले लिए, ना इधर पावर था ना उधर पावर था, तो इसलिए वहां पे कुछ भी अपना भला नहीं हो सका। ये 2 साल में हम क्या किए आपको बोला, इस टर्नेटिव उस पे ही बुनियाद पे जुबलीस में हम वोट पूछ रहे, वरना हम वोट भी नहीं पूछते थे। मैं चाहता हूँ कि हर कोई मुसलमान बाहर आए, नवीन यादव को सीरियल नंबर 2 पे अपना वोट दीजिए। कोई सवाल करना चाहे तो